डार्विन लॉ पढ़ रहे थे, है ना। उसमें बताया था आपको कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का क्वेश्चन 12 में रहता है, चाहे वो 5 नंबर में हो, डार्विन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डार्विन ने हमें क्या बताया कि सभी जीवों में ओवर रिप्रोडक्शन कर सकती है, बट क्या होता है, रिसोर्स की जो होती है लिमिटेशन होती है, जिसके कारण स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए, स्ट्रगल होता है। उसके अलावा जीवों में लगातार वेरिएशन आते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, और वह जनरेशन टू जनरेशन जाते रहता है, जिसके कारण वह जीव अपने आप को बचा लेता है। ठीक है। अब वेरिएशन जो है, जो भी यूजफुल वेरिएशन होता है, वह जीवों को फिट कर देता है एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में, और वह फिट हो जाता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना। सर्वाइव जैसे कर लिया, नेचर उसे क्या करती है, सेलेक्ट कर लेती है। कहने का मतलब है, हम अपने आप को अगर एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल लेते हैं तो नेचर हमें सेलेक्ट कर लेती है, वरना डेथ कर जाते हैं। अभी भी आप लोग थोड़े थोड़े देखते होंगे, कोई भी बीमारी है, कोई पर्सन बीमारी से लड़ के उठ जाता है और कोई लड़ नहीं पाता है, तो वो एलिमिनेट होता है। तो नेचर के साथ चलोगे तो सरवाइव करोगे, नेचर के अगेंस्ट चलोगे तो एलिमिनेट कर दिए जाओगे, मतलब आप खत्म हो जाओगे। ठीक है। तो वही उन्होंने बोला नेचुरल सिलेक्शन होता है, और लगातार वेरिएशन होने से नए स्पेसीज का निर्माण भी होता है। स्पेसीज भी तो चेंज हो रहा है ना। एम्फीबिया रेप्टाइल्स में बदल रहा है, रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स में बदल गए, सब एक दूसरे में बदलते जा रहे हैं। तो ये बदलने का कारण जो था, क्या दिया था डार्विन ने, आज बहुत ही गहरा टॉपिक है, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला है, रिसर्च चल ही रहा है। तो डार्विन ने कहा कि भाई वेरिएशन होते जाएगा तो स्पेसिएशन हो जाएगा, मतलब नए स्पेसीज का निर्माण हो जाता है। ये हमने बताया भी था ABCD करके, उसमें लास्ट में क्या हो रहा है, नया स्पेसीज बन जा रहा था, वो बताया था। लेकिन डार्विन ने जो बताया था उनमें कुछ ड्रॉबैक्स से, क्रिटिसिज्म से, जैसे उन्होंने वेरिएशन के बारे में कुछ नहीं बताया, वेरिएशन उत्पन्न कैसे हो गया, चेंज जो आया उत्पन्न कैसे हो गया, नए स्पीसीज का निर्माण कैसे हो गया, ये भी प्रॉब्लम था। तो ये दोनों प्रॉब्लम थे। तो हाँ, लेकिन उनका जो नेचुरल सिलेक्शन था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। कल एक एग्जाम्पल भी दिखाते इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का, है ना। कल एक पूरा डिटेल में पढ़ाए थे ना, इंग्लैंड में जो 1850 में। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख देते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन कब होता है, जब हम सरवाइव करते हैं, मेन कंसेप्ट, जब हम सरवाइव कर जाते हैं तो नेचर हमें सेलेक्ट कर लेती है। तो एग्जाम्पल्स में हमने कल एक पढ़ लिया था, जिसका नाम क्या था, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं इंग्लैंड में, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंग्लैंड में, जो मोथ थे उसके द्वारा, मोथ वाला खिस्सा। मिलेनिज्म वही है, मिलेनिज्म मतलब होता है व्हाइट और डार्क वाला, मिलेनिन। उसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन देखा जाए। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग 1950 में DDT का छिड़काव किए थे पूरे देश में मच्छर को मारने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या हो गए, अब DDT डालोगे तो आधे मच्छर मरेंगे, आधे नहीं मरते। उस समय लगभग मर गए थे, लेकिन कुछ उसमें जिंदा रह गए, है ना। जैसे DDT का छिड़काव किया तो कुछ ऐसे भी मच्छर हो गए जो कि DDT के प्रति रेसिस्टेंट थे, मतलब अपने आप को बचा लिया, उन्होंने सरवाइव कर गए। क्या हो गए, उनमें यूजफुल वेरिएशन था, अब DDT के कारण वो मरते नहीं हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट हो जाएंगे। बच गया मतलब सेलेक्ट हो गया।
उसी तरह ड्रग रेसिस्टेंस। अब टाइफाइड का जो दवा है, मान लो टाइफाइड का दवा आज से 40 साल पहले भी खाते थे, अभी भी खाते हैं, तो उस समय वाला दवा अभी काम नहीं करेगा। उसका कारण यह है कि कुछ टाइफाइड के जो बैक्टीरिया थे वो सरवाइव कर गए और नेचर उसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, उस दवा से फिर दूसरा दवा, देखते हो दवा एक्सपायर होता है, फिर नया दवा आता है, क्योंकि उसका वैलिडिटी होता है उतने दिन तक, फिर वो काम नहीं करेगा। तो ड्रग रेसिस्टेंट, जैसे हम लोग ड्रग्स खाते हैं किसी भी बैक्टीरिया का, तो वो बैक्टीरिया रेसिस्टेंट करते जाता है। मान लो 100 में 99 मर गया, एक तो बच जाएगा, वो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। उसको नेचर सेलेक्ट, वो नहीं मरा। प्रलय हुआ, हम लोग पता था 2 लोग मर गए थे, बच गए थे अकॉर्डिंग टू हिंदू थ्योरी, कि मनु और कोई बच गया था नाव पे, तो वही फिर जन्म ले, उसी ने पूरे संसार का निर्माण कर दिया। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है वह है ड्रग्स रेसिस्टेंट। मतलब हम लोग दवा, ड्रग्स मतलब दवा, यहाँ पर है दवा बनाते जा रहे हैं और उसमें से कुछ बैक्टीरिया वायरस क्या हो रहे हैं, रेसिस्टेंट होके सेलेक्ट हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, फिर उस दवा से वो मरने वाला नहीं है, उस दवा से वो मरने वाला नहीं है। तो ड्रग रेसिस्टेंस लगातार हो रहा है यार, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया। आप लोग को पढ़ाए थे कि सिकल सेल में क्या होता है, हमारा जो आरबीसी होता है उसका शेप हो जाता है सिकल सेपेट, ऐसे सिकल आरबीसी। जैसे सिकल आरबीसी है, ये आरबीसी मलेरिया, प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम को किल कर देता है। मतलब अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है तो उसको मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया, मतलब जिसको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उसको मलेरिया नहीं होता है, रेसिस्टेंट टू मलेरिया हो जाता है। पढ़ाई भी थे ये वाला, है ना, जेनेटिक्स में। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान में रखना है ना। सिकल सेल एनीमिया ये अफ्रीका में बहुत ज्यादा होता है, मतलब अफ्रीका में मलेरिया भी बहुत ज्यादा होता है, ये भी होता है। अगर किसी व्यक्ति को ये है तो उसको मलेरिया कभी हो नहीं सकता है, और वहाँ का मलेरिया बहुत खतरनाक होता है, जानलेवा भी होता है, फैल्सीफेरम बहुत ज्यादा होता है उधर, तो रेसिस्टेंट होता है। तो मतलब जिसको ये रहेगा उसको ये नहीं होगा, ये सरवाइव कर जाएगा मलेरिया से, तो नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन का और भी एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जैसे मुर्गा, हम लोग मुर्गा का निर्माण कर रहे हैं, हाइब्रिड निर्माण कर रहे हैं, हाइब्रिड गाय का निर्माण कर रहे हैं, हाइब्रिड प्लांट्स का निर्माण कर रहे हैं। तो वो हाइब्रिड बना रहे हैं, मतलब हम लोग खुद आर्टिफिशियली सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि नेचर सेलेक्ट हो, मतलब नेचर सेलेक्ट नहीं कर रहा, हम ही लोग कर रहे हैं। हाँ, मतलब नेचर सेलेक्ट नहीं कर रहा है, हम ही सेलेक्ट कर दे रहे हैं आर्टिफिशियली, वो बच गया है ना। इसको हम थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आज थोड़ा सा। एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और एवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि 100% आप नहीं कह सकते हो, इस पर भी अभी चल रहा है, इस पर भी
रिसर्च चल ही रहा है। यही होगा ना जी, थियरी। ये तो हो गया, हटा दिया क्या भाई? एवोल्यूशन थ्योरी, अच्छा चार्ल्स डार्विन वाला है, तो इसको पढ़े पढ़े हो ना? देखो HMS बीगल दिया हुआ है, वॉइस दिया हुआ, कल पढ़ाए थे ना चार्ल्स डार्विन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी दिया हुआ है ना? अच्छा इधर हो, अरे थोड़ा और नीचे है, ये क्या हो रहा है भाई? ये गायब कर दिया क्या? नीचे है इंडस्ट्री, वो होमोलॉगी और एनालॉगी कहाँ चला गया? नीचे है, तुम लोग देखो जरा सा भाई। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट भी देखो डाल दिया है। हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, हम फिगर से अगर बना गया। होमोलोगस ये पढ़ चुके हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एनसी। हाँ देखो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन के बारे में लिखा है। मैन हैज ब्रीड सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट और सिक्योरिटी। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी होता है, स्पोर्ट और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब कुत्ता का ब्रीड बना दिए, है ना? मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल, मतलब हम लोग डोमेस्टिकेट कर दिए उसको, हम अब लोग घर में रखने लगे। जैसे कुत्ता है, कुत्ता को हम लोग घर में रखने लगे, तो कुत्ता तो बच गया ना। नेचुरली अगर वो हो सकता है कि वह जंगल में रहता तो वो शेर की तरह गायब हो सकता था, उसको मार के खा जाता था, लेकिन उसको हमने डोमेस्टिकेट कर लिया, मतलब हमने आर्टिफिशियली उसको बचा लिया, सेलेक्ट कर लिया, है ना? तो और क्या किया हमने? दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, ब्रीड कर दिया हमने, हैज क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स, जैसे डॉग्स, बट स्टिल आर ऑफ द सेम ग्रुप। इट इज आर्ग्यूड दैट if within hundred of year man could create new breeds, could not nature have done the same over million of year? क्या कह रहा है कि अगर आदमी इसी तरह, मान लो कि एक साल में, कुछ साल में, मान लो 10 साल में, है ना, 100 200 साल, आदमी उसको क्या कर रहा है? उसको ब्रीड बना रहा है, उसको बचा के रख रहा है। उसको उतने बचा के रखने में नेचर को कितना समय लग जाता? मिलियंस लिखा हुआ है। आ मिलियंस मतलब क्या होता है? लाखों वर्षों तक, समझ रहे? मतलब नेचर को सेलेक्ट करके उसको बचा के रखने में लाखों साल लग जाते हैं, उसको बनाने में लाखों साल लग जाते हैं। जैसे एम्फीबिया से रेप्टाइल्स बना दिया तो लाखों साल लग गए बनाने में, लेकिन आदमी क्या कर रहा है? ब्रीड कर रहा है, उसको इससे ब्रीड कर रहा है। देख लो लाइगन और टाइगर को ब्रीड करके लाइगर बना दिया, उसको कितना टाइम लगा करने में? कुछ साल। तो वही कह रहा है कि आदमी को नया उत्पन्न करने में, ब्रीड जो बना रहे हो तुम, नया स्पेसीज बन गया ना। जैसे जर्सी तो था नहीं, जर्सी गाय, उसको तो हमने क्रॉस करवा के बनाया है। तो जर्सी गाय अगर नेचर बनाती तो उसको मिलियन बरस लग जाते बनाने में, नया ब्रीड। लेकिन आदमी क्या कर रहा है? कुछ सालों में इसको बना दिया। आया बात समझ में? मतलब आदमी जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर रहा है, इसी को आर्टिफिशियल सिलेक्शन लिखे हुए हैं। ये पूरा का पूरा जो है, ये जो हमने लिख रहा है, ये क्या है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। कोई दिक्कत?
ठीक है, वही आपको कल दिखाया था इंग्लैंड में दिखाया था ना। 1850 में व्हाइट वाला ज्यादा था, 1920 में डार्क वाला ज्यादा था। अगर हम लोग इंडस्ट्री नहीं बनाते, इंडस्ट्री कौन बनाया? हम लोग बनाए ना। इंडस्ट्री नहीं बनाते तो व्हाइट वाला मोथ ही ज्यादा रह जाता। वो तो हमारे कारण हुआ ना, आर्टिफिशियली हुआ वो। वही अगर नेचर को बनाना होता तो हो सकता है उसको लाखों साल लग जाते डार्क वाला हाई बनाने में। बात समझ रहे हो? तो वो नेचुरल सिलेक्शन हुआ, ये आर्टिफिशियल हो रहा है। और इस घटना को कहा जाता है, क्या हो गया, हाँ, इसको आप लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन में लेके जाओगे। ठीक है, अब ड्रग रेसिस्टेंस पे चलते हैं। ये डायरेक्ट आ जाएगा, हाँ, ये तो पढ़ ही चुके थे। अब देखो ध्यान से, अगर इंसान सेलेक्टेड कर रहा है, ठीक है, उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजिकल। क्या बोलते हैं? कहीं लिखा है क्या? हाँ, लिखा हुआ है एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब क्या है? इंसान के द्वारा। नेचुरल मतलब समझ रहे हो? नेचर के द्वारा, समझो। देखो इधर, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स पता है? केमिकल होता है जिसमें हम लोग हर्ब्स को मार देते हैं। देखो इधर जरा, हर्बिसाइड समझ रहे हो? जैसे खेत में धान बोए तो उसमें उग जाता है ना बहुत सारा प्लांट छोटा छोटा, तो उसको मार देते हैं छिड़क करके दवा। हर्बिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स, कीड़ा वगैरह को मारने का दवा हम लोग बनाए हैं, नेचर नहीं बनाई है। ETC has only resulted in selection of resistant variety in much lesser time scale। मतलब रेसिस्टेंट हो जाएंगे उस दवा के प्रति, रेसिस्टेंट वेराइटी हो जाएगा ना बहुत सारा। अब दवा डालोगे वो नहीं मरता है, नया दवा बनाना पड़ता है। ये हमारे द्वारा किया गया है, वही नेचर के द्वारा किया होता तो मिलियन साल लग जाते। उसके बाद दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स। देखो हम माइक्रोब्स, यही वाला हम लिखे हैं ड्रग रेसिस्टेंस। अब क्या करते हैं हम लोग? माइक्रोब व्हिच वी एम्प्लॉय, एंटीबायोटिक्स डालते हैं ना, और ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिक सेल, हैंस रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सेल आर अपीयरिंग इन ए टाइम स्केल ऑफ मंथ्स और ईयर एंड नोट सेंचुरीज। मतलब हम लोग जो दवा डाल रहे हैं तो वो रेसिस्टेंट हो जा रहा है, तो वेराइटी ही चेंज हो गया ना, वो बैक्टीरिया चेंज हो गया, वो दवा के रेसिस्टेंट हो गया, वो नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग हो गया, मतलब नया स्पेसीज हो गया एक तरह से। अगर मान लो हम लोग मान लो आग है, आग में हम सभी जल जाएंगे। अगर उसी में से कोई ऐसा आदमी है जो आग में भी जाके खड़ा हो गया, तो वो आदमी वैरायटी चेंज हो गया, उसका अलग स्पेसीज वो कहलाने लगेगा, उसमें चेंजेज आ गए हैं, है ना। तो हम जो कर रहे हैं ना, तो वो कुछ महीनों में हो जा रहा है, कुछ सालों में हो जा रहा है। अगर हमारा नेचर करती तो उसको सदियों लग जाते, सेंचुरी में नहीं। हम लोग बहुत तेजी से खराब कर रहे हैं, जानते हैं ना, हम लोग बहुत तेजी से हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पूरी दुनिया को, पूरा नेचर को, जंगल काट रहे हैं, फलना हो रहा है, चिल्ला हो रहा है, बहुत चीजें कर रहे हैं जो कि हमारे कारण हो रहा है। This is also tells us that evolution is not a directed process in the sense of determinism. It is a stochastic process
based on chance event in nature and chance mutation in organism। मतलब इसका कहना है कि जो सेलेक्ट नए स्पीसीज का निर्माण होता है वह चांस से होता है, अचानक हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल्स थे। ये इसका है ना, ये यहाँ पे है ही, इसी से रिलेटेड ये सब भी मान लेना है ना। आर्टिफिशियल सिलेक्शन यहाँ पे आप लोग मान लेना, और ये पूरा क्लियर हो गया एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ था, है ना। और इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म ये आपको कल वाले में पढ़ाए थे ना, तो उसका भी फिगर आ सकता था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो है ही फिगर, है ना। तो वो आपका ये सारा नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? डार्विन साहब ने। ठीक है, अब जो बात है वो बात जो है एवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है, मतलब एवोल्यूशन कैसे होता है। एवोल्यूशन के लिए वेरिएशन बताया गया, वेरिएशन होते होते नया स्पीसीज बना, उसी को एवोल्यूशन कहते हैं। तो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है हमारे पास, पहले हेडिंग। mechanism of evolution, mechanism of evolution। इसमें दो क्वेश्चंस हैं। origin of variation, कैसे हुआ, और न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन, जिसको हम लोग स्पेसिएशन, ये कैसे हुआ। वेरिएशन तो हम जान ही रहे, यूजफुल वेरिएशन, नॉन यूजफुल वेरिएशन कैसे हुआ। तो एक साइंटिस्ट ऐसे पैदा हो गया। अच्छा हाँ, मेंडल ने क्या बोला? मेंडल ने बोला, डार्विन को तो पता ही नहीं था ओरिजिन वगैरह के बाद। मेंडल ने बोला था कि एलील्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, उसी के कारण फिनोटाइप, जीनोटाइप होते हैं, उसी के कारण फिनोटाइप चेंज होते हैं, है ना। जैसे आप सबको याद ही है, आप सबको याद ही है, जैसे कैपिटल टी ये टॉल हो जाता था, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी ये टॉल होता था, स्मॉल टी ये ड्वार्फ होता। तो डार्विन, सॉरी, मेंडल ने तो कहा ही था कि भाई ये जो ट्रेट होते हैं उसी के कारण टॉल या ड्वार्फ होते हैं। लेकिन चेंज कैसे होता है, वेरिएशन कैसे होता है? मतलब वेरिएशन कैसे होगा, क्या बोल रहे थे? नेचुरल सेलेक्ट, देखो वेरिएशन हुआ, समझो जरा, वेरिएशन हुआ, यूजफुल वेरिएशन हुआ, सरवाइव किया, तब नेचुरल सिलेक्शन हुआ। यहां क्वेश्चन है वेरिएशन ही कैसे हुआ। कल हम लोग क्या पढ़े थे? पहले वेरिएशन होगा, यूजफुल वेरिएशन होगा तो सरवाइव करेगा, नेचर उसे क्या करेगी। यहां क्वेश्चन है कि पहले वेरिएशन हुआ कैसे? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कारण वेरिएशन।
तो रिप्रोडक्शन में आखिर बात तो फिर वही हो गया कि रिप्रोडक्शन में कुछ होता होगा ना जो वेरिएशन हुआ। हम लोग माँ बाप से अलग हैं, तो वो कैसे हुआ वो उस समय मालूम नहीं था। हो सकता है अभी आपके माइंड में है, बता नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इस सारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिला ह्यूगो डे वेरिज के द्वारा, म्यूटेशन थ्योरी। किसे मिला? ह्यूगो डी वेरिज। मतलब उन्होंने बताया म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण ही वेरिएशन आता है। मतलब म्यूटेशन के कारण ही क्या है, वेरिएशन है, और म्यूटेशन से ही क्या होता है, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और उन्होंने एक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, पूछा जाता है प्राइमरोज, क्या नाम है उसका? प्राइमरोज ओनेथेरा लेमार्कियाना नाम है उस प्लांट का, है ना। तो आइडिया कहां से आया? आइडिया ऑफ तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, है ना, गिवन बाय द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वाज गिवन बाय, क्या नाम था उनका, याद रखोगे, ह्यूगो डी वेरिज, है ना। ऑन एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूटेशन थ्योरी, ऑन एक्सपेरिमेंट ऑन प्राइमरोज, इवनिंग प्राइमरोज, प्राइमरोज। और इसका साइंटिफिक नेम याद मत रखना, ओनेथेरा लेमार्कियाना। साइंटिफिक नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, प्राइमरोज याद रखना खाली। अब इन्होंने सॉल्व कर दिया, जो सॉल्व डार्विन से नहीं हो पा रहा था, है ना। तो इसमें से पॉइंट्स लिखते हैं, है ना। इसी पेज में लिख देते हैं, है ना, चल जाएगा काम। पॉइंट्स ऑफ म्यूटेशन, पॉइंट्स ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, पॉइंट्स ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे हमें दो चीजों का मालूम, मतलब नए स्पीशीज का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में। छोटा नहीं होगा ना, इसी में चलते हैं। वाइट से लिखेंगे। पहला पॉइंट, म्यूटेशन जो है वह डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहलाता है। म्यूटेशन क्या है? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इन विच, जिसमें क्या होता है, जीवों का जीनोटाइप चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है?
जीनोटाइप चेंज हो जाता है। जीनोटाइप याद है ना, जैसे GAC है तो हो जाएगा GTC हो जाएगा, मतलब चेंज हो गया। मतलब या फिर और अच्छे से बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही चेंज हो जाता है डीएनए में। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अगर चेंज हो गया वही म्यूटेशन है, जिसके कारण जीनोटाइप चेंज हो जाएगा। जीनोटाइप चेंज हो जाएगा तो फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। म्यूटेशन इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन विच N2 base sequence, N2 nitrogen base sequence change in DNA, so nitrogen base sequence change in DNA, so genotype and phenotype both change। यही है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। जबकि मेंडल ने क्या बोला था? वेरिएशन कंटिन्यूअस होता है, उनका गलत था। while Darwin variation was continuous। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, डार्विन ने कहा था एवोल्यूशन जो होता है वह धीरे धीरे होता है, हौले हौले। लेकिन इन्होंने कहा म्यूटेशन तुरंत धोखे से होता है, सडन होता है। क्या होता है? सडन, मतलब अचानक से म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन अचानक से हो गया, ये स्पीसीज इसमें बदल जाएगा, धीरे धीरे नहीं होता है। तो डार्विन का एवोल्यूशन जो था वह ग्रेजुअल था, स्लो था। बट ह्यूगो डे व्हिज म्यूटेशन जो होता है वो सडन होता है, जिसको हम लोग साल्टेशन भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन वाज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, बट म्यूटेशन is large, that is called saltation, which cause new species formation। अब देखो, इसको हम लोग थोड़ा टेक्निकली इसको पढ़ लेंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये बताया था हमने, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से मान लो ये आ गया। ठीक है, डार्विन ने कहा था ए में वेरिएशन आएगा, बी होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये स्लो था। क्या था? स्लो था। लेकिन इन्होंने क्या बोला भाई? लार्ज म्यूटेशन होता है, सडन म्यूटेशन, लार्ज म्यूटेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साल्टेशन। मतलब मान लो ये स्पेसीज है और ई जो हो गया ये क्या हो गया? न्यू स्पेसीज। मतलब डार्विन, ये हो गया डार्विन के द्वारा।
और ये हो गया म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी के अनुसार, थ्योरी लिखे म्यूटेशन नहीं, है ना। तो म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डे वेरिज ने क्या बोला, लार्ज या सडन म्यूटेशन इज कॉल्ड साल्टेशन। उन्होंने बोला अचानक बदल जाएगा, अचानक बदलता भी है। कोरोना याद करो, कितना अच्छा एग्जाम्पल, अल्फा बीटा में बदल गया, वो अचानक ही बदला, धीरे धीरे नहीं बदला, धीरे 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 चेंज हो रहा है ना। तो दो बातें आप यहां पर समझे कि म्यूटेशन क्या है भाई, जब जीनोटाइप फिनोटाइप चेंज हो जाता है जीव का, तो वही म्यूटेशन जो होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। ठीक है, होगा वेरिएशन ही, लेकिन कैसा होगा। लेकिन डार्विन बाबू ने क्या कहा था, वेरिएशन कंटिन्यूअस होता है। फिर डार्विन ने क्या कहा कि भाई नए स्पीशीज का निर्माण धीरे 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 होता है, मतलब ग्रेजुअल होता है एवोल्यूशन। लेकिन इन्होंने बोला साल्टेशन भी हो सकता है, मतलब सडन म्यूटेशन भी हो सकता है, जो कि नए स्पीशीज का निर्माण कर देता है। छोटे जीवों में जल्दी होता है, बड़े जीवों में लेट से होता है, धीरे धीरे होता है। समझ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट म्यूटेशन थ्योरी में क्या बताया गया, म्यूटेशन इज सडन, अचानक होता है। क्या होता है, अचानक हो जाता है। म्यूटेशन इज सडन एंड रैंडमलेस। म्यूटेशन मतलब वही समझ लो, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। सडन एंड रैंडमलेस। जबकि डार्विन ने क्या बोला था, सडन नहीं होता, स्लो होता है और डायरेक्शनल होता है। उनका वेरिएशन डायरेक्शन था, ए से बी, बी से सी, डायरेक्शन था ना जी। बट डार्विन, डार्विन को कहीं भी गलत नहीं बोल सकते हो, भले सुधार कर दिया गया। डार्विन का जब थ्योरी को सुधार किया गया, उसका नाम रखा गया न्यू डार्विनिज्म। क्या रखा गया, हम लोग डार्विन को गलत नहीं बोल रहे हैं, डार्विनिज्म देख लो। न्यू मतलब डार्विन का न्यू टर्म, मतलब समझ रहे हो। तो इसीलिए सुधार किया गया, गलत नहीं किया गया। क्योंकि ऐसा बात उन्होंने बोल दिया ना कि हो, बोल दिया, वही बहुत बड़ी बात थी। फिर उसको रिसर्च कितना आदमी करके जिया मारा, तब जाके धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे हुआ। तो इसीलिए उनको गलत कहीं पर भी नहीं है ना। तो बट डार्विन वेरिएशन वाज स्लो। डार्विन का भी वेरिएशन होता है, समझ रहे हो। लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं था वेरिएशन हो कैसे रहा है, तो म्यूटेशन से। कैसे हो रहा है, म्यूटेशन से। डार्विन वेरिएशन वाज स्लो एंड डायरेक्शनल, ये आता है आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, सडन हो ही गया, रेंडमलेस हो ही गया, ये दोनों पॉइंट याद रखोगे। ठीक है, म्यूटेशन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, इसको रट लोगे। ठीक है, साल्टेशन याद करोगे, 2 नंबर में आ जाता है। साल्टेशन किसे कहते हैं, है ना। मतलब साल्टेशन मतलब होता है लार्ज म्यूटेशन, धोखे से म्यूटेशन हो जाना। साल्टेशन मतलब क्या होता है, लार्ज म्यूटेशन, है ना। यहां लिख देते हैं भाई, गड़बड़ा जाओगे। साल्टेशन मीन्स लार्ज म्यूटेशन, अचानक हो गया ना, लार्ज बहुत हो रहा, म्यूटेशन हो गया। ठीक है,
अब म्यूटेशन के बाद जो जीव बनता है उसको बोलते हैं म्यूटेंट। क्या बोलते हैं? म्यूटेंट। वो अपने पेरेंट से अलग होता है ना। जैसे यहां पे ए और बी, ई, ये हो गया म्यूटेंट कहलाएगा। ये क्या होगा? म्यूटेशन से जो जीव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं म्यूटेंट। Mutant are differ from their parent. आप लोग को याद होगा वायरस में म्यूटेशन सबसे ज्यादा होता है। आप लोग को याद होगा एक आरएनए होता है हमारे शरीर में और एक डीएनए। डीएनए में म्यूटेशन बहुत स्लो होता है, आरएनए में म्यूटेशन फास्ट होता है। तो जिस वायरस में आरएनए होता है उनमें म्यूटेशन बहुत तेजी से होता है। एड्स, एचआईवी, उसमें आरएनए था ना, इसीलिए उसका दवा ही नहीं बन पाएगा। वो चेंज हो जाएगा, दवा दोगे वो ड्रग रेसिस्टेंट हो गया, फिर दूसरा दवा दिए उसको अति करके फिर चेंज हो जाएगा, फिर दवा दिए फिर चेंज, मतलब दवा बना ही नहीं पाओगे, इतना फास्ट म्यूटेशन होता है उसमें, इसलिए दवा नहीं बन पाता है ना। तो क्या आपको म्यूटेशन, हाँ म्यूटेशन, कैंसर भी कैसे होता है? म्यूटेशन बता देना। तो डीएनए में जब चेंज हो जाता है उसी को म्यूटेशन कहते हैं। डीएनए के हिसाब से खोजोगे तो उसी को कहते हैं। चालू है क्या है? अच्छा यहां पे है। और भी बहुत सारी थ्योरियां मिली थी डार्विन के बाद, बहुत सारा चीज बताया गया था, वो अब सिलेबस में है नहीं आप लोग के, यही याद कर लो तो बहुत है। पॉइंट ऑफ म्यूटेशन थ्योरी आप लोग को याद हो गया। प्राइमरोज, ह्यूगो डे व्रीज, दो गो ऑब्जेक्टिव यहां से खूब आता है। साल्टेशन का परिभाषा पूछ देता है ना, तो उसमें बना के लिख दोगे, ये लिखोगे लार्ज म्यूटेशन, ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था, ठीक है, देख लो इसको। है ना, इसको देख लो। इन विच लिखो ना, है ना। जेनेटिक्स से भी समझ गए, म्यूटेशन मतलब होता है डीएनए में चेंज होना, नाइट्रोजन बेस में। डीएनए में अगर चेंज होगा तो जीनोटाइप तो चेंज होगा ही, जीनोटाइप तो चेंज होगा ही, उसके साथ साथ फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा और वो नया दिखने लगेगा। हाँ 12 का ना। अच्छा आप लोगों को आज कौन सा तारीख हो गया? 21। हाँ अब आप लोग को वो भी दे देते हैं, क्वेश्चन का सजेशन, क्वेश्चन भी करवाएंगे उसका अलग से। भागने वाले आप लोग नहीं ना हो, क्योंकि सब स्टूडेंट सब कम से कम 20 दिसंबर तक रहता है यहाँ पे,
ऐसा नहीं आप लोग भाग जाना। कम से कम 20 दिसंबर तक तो सब बच्चा रुक जाता है। मतलब हाँ, मतलब प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट होगा तो फिर कोई रोक नहीं ना सकता है। प्रैक्टिकल जनवरी में फर्स्ट में स्टार्ट हो जाता है ना। खाली आप लोग को भागना नहीं है, समझ रहे हो। आप लोग को अब क्वेश्चन डाल देंगे, अब दे देंगे, बोल देंगे सर को, अब क्वेश्चन दे देंगे और प्रत्येक चैप्टर का थोड़ा रिवीजन और उससे जो क्वेश्चन है वही कर लेना, क्वेश्चन वही करवा देंगे, बस खत्म हो जाएगा काम। हाँ, क्वेश्चन है लगभग, कितना क्वेश्चन है मेरे पास होगा, तुम लोग ध्यान नहीं दिलवाते। तो ये समझ में आ गया सबको, म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी से क्वेश्चन फिक्स रहता है ना। म्यूटेशन थ्योरी से क्वेश्चन कहां कहां से आता है, प्राइमरोज, ह्यूगो डे व्रिज,
म्यूटेशन याद ही कर लेना अभी, ताकि उसको पढ़ना ना पड़े दोबारा, है ना। साल्टेशन याद कर लेना, इसको याद कर लेना। अब म्यूटेशन थ्योरी के बाद एक और थ्योरी है जो बहुत ज्यादा आता है, इसका नाम है हार्डी वेनबर्ग थ्योरी प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल लिखा गया हमारा। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ने और ज्यादा डिटेल कर दिया। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में क्या कर दिया, और डिटेल कर दिया उस चीज को। दो ही चीज हमारे पास है, वेरिएशन कैसे आया, ह्यूगो डिवरीज ने बता दिया, म्यूटेशन, नया स्पेसीज कैसे बना। तो म्यूटेशन के कारण इन्होंने और ज्यादा उसको बता दिया। इन्होंने दो बातें बताई। इन्होंने बताया कि कोई भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में एलील का जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है उसका नंबर, किसी एलील का नंबर, है ना। जैसे देखो, अब इंग्लैंड के लोग हैं, सभी के सभी लोग उजले हैं, गोरे हैं, ठीक है। आखिर वो पूरा पॉपुलेशन उजला क्यों, गोरा क्यों है? क्योंकि वहां के पॉपुलेशन का जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। वहां का जीन फ्रीक्वेंसी अलग है। अफ्रीका चले जाओगे, वहां का जीन फ्रीक्वेंसी अलग है। मेरा बात बुझ रहे हो? इंडिया का जीन फ्रीक्वेंसी, अब देखो मान लो कोई जीन ए है, तो पूरे इंडिया में इसका जितना संख्या होगा उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, उस एलील का नंबर कितना है, 50 है, 100 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी 100 हो जाए, ठीक है। और ये कांस्टेंट होता है पॉपुलेशन में, इंग्लैंड का पॉपुलेशन में, अफ्रीका का पॉपुलेशन में, इंडिया का पॉपुलेशन, ये कांस्टेंट, चाइना का, जहां जहां भी है। अगर इनमें चेंज होगा तो चेंज होने के कारण 5 प्रकार इन्होंने बताया चेंज हो सकता है। किसी पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी जो है वह 5 प्रकार से चेंज हो सकता है। अभी याद तो नहीं होगा, अभी लिखाएंगे, म्यूटेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 वजहों से चेंज हो सकता है, वरना चेंज नहीं हो। आप लोग एक बार
समझ रहे बात को? तो उनका जीन एलील फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो इसलिए इधर उधर करते ही नहीं है। हम लोग तो अमेरिका में भी जाके रह जाते हैं, इंग्लैंड में भी बस गए जाकर, कहाँ नहीं बस जाते हैं हम लोग इंडिया वाले। तो हम लोग अपना जीन फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, चेंज कर देते हैं। अब यहाँ का आदमी है, रसियन से शादी कर लिया तो जीन फ्रीक्वेंसी गड़बड़ा गया, चेंज हो गया ना। फिर तो हार्डी वेनबर्ग जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा, वहां चेंज हो जाएगा। पहले ये क्या है उसको लिखते हैं। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, इसका डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल allele frequency in a population is constant and stable and, है ना, और क्या होता है, कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन and inherited जनरेशन टू जनरेशन। या फिर ये भी लिख सकते हो कि जीन पूल कांस्टेंट, जीन पूल क्या हो रहा है भाई, पूल होगा ना, नहीं इसे नहीं लिखेगा, POOL बराबर कांस्टेंट एंड स्टेबल। जीन पूल, जीन पूल क्या होता है, किसी पॉपुलेशन में जितने जीन हैं और उनके एलील्स हैं, सबका संख्या क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जीन पूल मतलब क्या होता है, टोटल जीन एंड देयर एलील्स इन, हाँ, किसी पॉपुलेशन में। जीन पूल मतलब तो किसी पॉपुलेशन, मान लो इंडिया का पॉपुलेशन है, उसका जितना भी जीन है हमारे शरीर में और जितने भी एलील हैं, सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं, पूल। ठीक है, और जीन पूल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद किसी भी पॉपुलेशन का एलील फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1। कितना होता है, किसी भी पॉपुलेशन का एलील फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1 होता है। एलील फ्रीक्वेंसी इज, अच्छा इससे थोड़ा सा 2 बातें और लिख लो। अच्छा, ये जो जीन पूल कांस्टेंट है इसी को कहा जाता है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा, चेंज नहीं ना हो रहा है, स्टेबल है ना। यहां पर लिखेंगे सो, अच्छा ये डिफिनेशन हो गया, ये और करके हो गया, ये डिफिनेशन, ये डिफिनेशन, ये और करके हो गया, इसी में चल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पढ़े हो आप लोग, तराजू दोनों तरफ सेम होना चाहिए, कांस्टेंट।
इक्विलिब्रियम मतलब कांस्टेंट। झील पूल कांस्टेंट है मतलब इक्विलिब्रियम में है। पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। वो भी क्या होगा? या तो एलील फ्रीक्वेंसी बोल दो कांस्टेंट है, या जीन पूल कांस्टेंट है। वो दोनों का मतलब क्या है? वो पॉपुलेशन ठीक है, इधर उधर नहीं हो रहा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? हार्डी वेनबर्न प्रिंसिपल समझ में आ गया? क्या दो बातें याद रखना है। याद क्या रखोगे? एलील फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कांस्टेंट। एलील फ्रीक्वेंसी, या फिर ये भी बोल सकते हैं जीन पूल कांस्टेंट। मतलब इसमें टोटल जीन आ गया, मतलब जीन आ गया तो एलील तो होगा ही ना उसका, तो हम डायरेक्ट यहाँ एलीले लिख दिए, एलील फ्रीक्वेंसी ही कांस्टेंट। वही हो गया हार्डी वेनबर्न इक्विलिब्रियम। अब इसको इन्होंने फॉर्मूला से समझाया। किससे समझाया? फॉर्मूला से, है ना। फॉर्मूला पढ़े हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से इन्होंने इस बात को समझाया कि कांस्टेंट होता है। तो अब देखो अगला क्या है? एलील फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1, यही है ना जी। अच्छा, 1 क्या होता है? कांस्टेंट होता है। 1 मतलब कांस्टेंट ही है। तो टोटल एलील फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 होता है। इसका इन्होंने एल्जेब्रिक फॉर्मूला इन्होंने इसका स्थापित किया था। देखो कैसे। मान लो कोई जीन है और उस जीन का एलील दो गो होगा, सबको मालूम है। एक एलील ए हो गया डोमिनेंट, और ये रिसेसिव एलील हो गया। ठीक है, एलील का संख्या जो होगा उसी को उसका फ्रीक्वेंसी कहेंगे, कहेंगे ना। एलील का जो संख्या होता है उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं पॉपुलेशन में। तो मान लो ए का, है ना, किसी पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इक्वल टू, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? पी। पी ए एलील का फ्रीक्वेंसी कितना है? पी। संख्या कुछ भी हो जाए, 10, 100, कुछ भी हो जाए, 1000 हो जाए। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल ए, इसका कितना होगा? क्यू लिखा है। क्या लिखा है एनसीईआरटी में? क्यू लिखा है। ये संख्या होगा ना, पी क्यू। मतलब ए एलील का कितना संख्या है? फ्रीक्वेंसी पी। स्मॉल ए एलील का इतना होगा। मान लो अब कोई इंडिविजुअल है, जैसे हमारे अंदर इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल है, ठीक है। अब इंडिविजुअल है, इसके पास, मान लो इसके पास होमोजाइगस ये है, इसका जीनोटाइप क्या है? कोई इंडिविजुअल है, उसका जीनोटाइप ये है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे? पी गुना पी लिखोगे ना? नहीं समझे? हम देखो, आदमी के शरीर में ए सिंगल एलील थोड़े ना होता है, दो गो होता है ना।
कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी स्मॉल, अकेला कभी नहीं ना होता है। तो मान लो कोई इंडिविजुअल है, आदमी है, इंडिविजुअल मतलब क्या है, आदमी, आदमी है, उसमें जीनोटाइप ये है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे, पी स्क्वायर, ये लिखोगे ना, नहीं लिखेंगे। अब जीनोटाइप होमोजाइगस स्मॉल ए स्मॉल है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे, एगो है मान लो पी मतलब 10 है, तो ए गुना ए 10 गुना 10 लिखोगे, तो 10 का स्क्वायर होगा, होगा ना, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब मान लो कोई इंडिविजुअल है, जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है, कैसा है, हेट्रोजाइगस, मतलब कैपिटल ए उस आदमी में है, तो इसको क्या लिखोगे, 2pq लिखते हैं, लिखते हैं उसे 2 लिख देता है। इन्होंने फॉर्मूला जो बनाया है, अब देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 होता है, यही है हार्डी-वेनबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन भी आता है, नीट में क्वेश्चन भी आता है, आपको दिया रहेगा Q बराबर 0.3 है, तो P बराबर लिखो। अच्छा यहां से ये हो सकता है, यहां से ये हो सकता है, P प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 होता है, तो P प्लस क्यू बराबर 1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला आया ना, कोई दिक्कत, क्योंकि देखो ये स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, स्क्वायर स्क्वायर काट दो, तो P प्लस क्यू बराबर क्या होगा 1। अब देखो सिंपल सा आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, बोलेगा Q बराबर 0.3 है, तो P बराबर बताइए, कैसे बनाओगे, Q बराबर 0.3 है, तो P बराबर 0.7 हो जाएगा, नहीं होगा जी, 0.3 है, इसको इधर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.3 बराबर 0.7, है ना, तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है, तो P इक्वल टू वाट, हाँ, क्योंकि इक्वल टू 1 ही है, जब भी होगा एक से छोटा ही होगा, बात को समझ रहे हो, एक से छोटा ही होगा, डेसिमल में ही होना है, तब ना दोनों मिलकर के 1 होगा, जैसे ये 0.3 है, इसको 0.7 करोगे तभी तो 1 आएगा, तो ऐसा करना है, अगर ये 0.1 है तो इसको 0.9 होना ही है। अब बोल देगा कि बताइए कि 2pq बराबर कितना हो जाएगा, वो निकालना पड़ेगा आपको, अब ये दिया हुआ है, तो आपको बोलेगा 2pq इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्या करोगे, q आपके पास 0.3 है, ये है 0.7, है ना, इसको स्क्वायर कर दोगे, दोनों जुट जाएगा, दोनों जुट जाएगा, फिर इधर लेके आओगे, एक में घटा दोगे तो आ जाएगा, बन जाएगा ना, नहीं बनेगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा जी, क्वेश्चन दे,
जीनोटाइप then the frequency of allele A is, है ना, इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपको 0%, 20%, 60%, डी 70%।60 आ गया, सही है 60। कैसे बनाए, कैसे बनाए जी? हाँ, क्या कह रहा है, सैंपल ए है, समझ रहे हो, पॉपुलेशन है 36% ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। होमोजाइगस रिसेसिव मतलब ये कितना है, 36%, मतलब 100 में माना इन्होंने 36 लिख लो, है ना, 36 लिख देते हैं, मतलब 100 लिख देंगे यहां पर, तो ये है 36, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, मतलब ये ए स्क्वायर लिखाएगा ना, तो ए बराबर 6 हो जाएगा, है ना, ए बराबर इतना हो जाएगा, 6 हो गया, हाँ 6 हो गया ना, परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो 60% हो जाएगा इसे भी, है ना, कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते 36% है ना, तो इसको इस तरह से कर सकते हो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, वही सही था। अच्छा, ए बराबर 6 हो गया, तो परसेंटेज एक नहीं दिया हुआ, यहां परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसको भी तो हम लोग ने, परसेंटेज था तो उसको 36 लिखा है ना, तो उसी तरह लिख लोगे, ठीक है। 60% नहीं आया जी, तो इसको फिर बना लेना, 36% है होमोजाइगस रिसेसिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, है ना, तो ये 6 आ रहा है, मतलब 60% इसको डाल दोगे, है ना। क्या आ रहा है, तो अब आगे चले, इसको बना लेना, एक दो और क्वेश्चन करवा देंगे, इसको भेज देंगे। आया आया इसका आंसर जी सबका, नहीं आया, अपने आप आ गया था तो तुम्हारा जी, अंदाज बोल दिया। आया, आया किसी का जी, 9/25 आ रहा है। अच्छा, तो फॉर्मूला लगाइए, इसमें फॉर्मूला लगाओ, है ना, तो होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप इतना है ना, ये इतना है, 36% है, ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6% हो जाएगा, ठीक है। अब एलील ए, अब इसको क्या करो, 70% आ रहा है, तो इसे अगर आप ये कर दो,
अगर इसको ये कर दोगे, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये हेट्रोजाइगस है ना, 36% है। हाँ ए दिया हुआ है, हाँ यहाँ तो डबल ओ दिया हुआ है ना भाई। नहीं वैसे नहीं करना है। अब यहाँ पर इसको आपको ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना इंडिविजुअल, ये है, ठीक है, ये दिया हुआ है कैपिटल ए कैपिटल है, ये दिया हुआ आपको इतना, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी इतना दिया हुआ है, मतलब क्यू स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 36%, यही दिया हुआ है ना, तो स्क्वायर, ठीक है, इतना परसेंटेज दिया हुआ है, आधा करेंगे, और Q बराबर क्या लिखोगे, 6 हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा ना ये, तो 6/10 जो है ये कितना आएगा, 0.6, इतना आया। अब इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, है ना, आ ही गया ना, नियम से चलेंगे तो आ जाएगा, ये हो गया, समझ रहे हो, क्वेश्चन गलत नहीं था, हम लोग प्रोसेस नहीं कर रहे थे, है ना, 6 जो आ रहा था हम लोग का 6 नहीं आना चाहिए था, परसेंटेज को हम लोग माइनस खत्म कर दे रहे थे, है ना, परसेंटेज है तो इसको 10 करोगे, तो इसका जब रूट करोगे 6 बटा कितना आएगा 10, तो 0.6, जबकि हम लोग जान रहे हैं कि एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 0.6 आ गया, अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 60% आ जाएगा, समझ में आया आप, ठीक, हाँ ये गूगल का क्वेश्चन था, हाँ बोलो, नहीं होगा ना, फिर कैसे हो रहा है, आपको परसेंटेज नहीं हटाना है, परसेंटेज दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, तो 6/10 हो जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, अब ये सही है ना, फिर आपको परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ऐसे रहता तो बहुत हल्का था, परसेंटेज नहीं दिया रहता तो 0.6 रहता, तो ऐसे ही आंसर आ जाता, तो अरे इसको पूरा भी समझाना है, ठीक है, तो ये अगर ये बहक गया, मतलब ये अगर बहक गया तो उसी के कारण क्या होता है, न्यू स्पीसीज का नेम, मतलब चेंज हो जाना, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम यही है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए 1, क्या लिखे हैं पिछले क्लास में, अरे यहाँ इधर लिखे हैं, यहां पर क्या लिखे हैं, सबसे पहला बात टोटल एलील फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए 1, तो टोटल कितना P + Q बराबर कितना होना चाहिए, कैसे आया, इस फॉर्मूला से, अगर अगर कोई आदमी है उसका जीनोटाइप ये है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे कैपिटल वाले का, अगर ये ऐसा है जीनोटाइप तो उसका फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे Q², अगर ऐसा है तो उसको कैसे लिखोगे 2pq, क्या लिखना है 2pq। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, अगर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम खराब कैसे होता है, चेंज कैसे होता है, 5 कारणों से, हाँ अभी तो 15 मिनट 20 मिनट, हाँ हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम changes by following factors, अब ये चेंज कर देगा, अब वो फॉर्मूला आपको काम नहीं करेगा, तो कौन कौन सा है भैया जी, कौन कौन सा है, पहला क्या है,
वन, वन में क्या है? म्यूटेशन। पहला क्या है? म्यूटेशन। दूसरा क्या है? पहला, दूसरा क्या है? जीन फ्लो। दूसरा क्या है? जीन फ्लो या माइग्रेशन। जीन फ्लो या माइग्रेशन, ठीक है। तीसरा क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। चौथा क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट। और पांचवा क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। बस हल्का है। नेचुरल सिलेक्शन, ये 5 हो गए, है ना। 1 2 3 4 5, है ना। यहां पर फ्लो है, याद रखो, माइग्रेशन। अब सबका खाली बस अथी पढ़ना है, ये परिभाषा पढ़ना है, ये थोड़ा सा बड़ा। तो म्यूटेशन मतलब पढ़ चुके हैं अभी। पहला है म्यूटेशन। तो यहां पर म्यूटेशन मतलब खाली क्या लिखेंगे? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। क्या लिखेंगे? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ये नहीं दिख रहा है, दूसरे से लिखेंगे। तो म्यूटेशन 3 प्रकार से होता है। यह कितने प्रकार से होता है? एक होता है जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिकल म्यूटेशन। एक होता है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। और तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है जीन म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? सबका मतलब बहुत ही हल्का। क्या होता है? बहुत ही हल्का होता है। जेनेटिक म्यूटेशन मतलब होता है क्रोमोजोम के नंबर में चेंज हो जाना। क्या हो जाना? चेंज इन क्रोमोजोम नंबर। इससे भी क्या होगा? म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर, चेंज इन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, उसको कहा जाता है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। और अगर जीन में म्यूटेशन, जीन समझते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस में, उसमें चेंज हो जाना, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड्स, इसी को कहा क्या बोला जाता है? जीन म्यूटेशन। तो 3 प्रकार से म्यूटेशन, या क्रोमोजोम का नंबर चेंज हो जाए, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, या डीएनए का न्यूक्लियोटाइड ही चेंज हो जाए। क्रोमोजोम मतलब डीएनए। क्रोमोजोम मतलब क्या है? यहां पर डीएनए से ही बना है ना क्रोमोजोम। तो ये सबसे छोटा हुआ, ये बड़े बड़े हो गए, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज हो जाना, इसमें बहुत टाइप होते हैं। क्रोमोजोम नंबर आप लोग के एनसीईआरटी में जेनेटिक्स में पढ़ाए थे। डाउन सिंड्रोम, है ना, क्लाफेंटर सिंड्रोम, उसमें नंबर चेंज हो जाए। 21 को था ना, किसी में 45, किसी में 47 हो जाता था, है ना। ऐसे 44 + x x y,
47 हो गया ना, तो नंबर में चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, कहीं पे टूट के इधर हो गया उधर हो गया, ये हो गया म्यूटेशन। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था भाई, दूसरा क्या था, जीन माइग्रेशन ना, जीन फ्लो, हाँ जीन फ्लो या माइग्रेशन। अब यही है, यहां का आदमी वहां चल जाना। अब जैसे कोई पॉपुलेशन है, कोई पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन, ये फर्स्ट ये सेकेंड, अब यहां से कोई यहां आ गया, यहां से कोई यहां आ गया, तो इसी को बोलते हैं जीन का फ्लो होना। आदमी जाएगा तो जीन का फ्लो हो रहा है। मान लो यहां से 1000 आदमी चले गए मलेशिया, 1 लाख आदमी मलेशिया चले गए, तो जीन का माइग्रेशन हो गया ना। तो उसी को बोलते हैं माइग्रेशन। मतलब क्या होता है, एक जगह से, उसके कारण हार्डी वेनबर्न प्रिंसिपल गड़बड़ाएगा कि नहीं। जैसे ए एलील 100 को यहाँ पे है, 100 को चल गया अमेरिका, तो यहां वाला गड़बड़ा गया, 100 को कम हो गया, 100 को वहां ज्यादा हुआ कि नहीं। तो यहां पे क्या होगा, जीन माइग्रेट, जीन फ्लो बाय माइग्रेशन of individual from one population to other population। कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं जीन फ्लो। अब इससे भी तो गड़बड़ाएगा फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्या था, व्हाट इज तीसरा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रॉसिंग ओवर याद है ना, इधर का टूट के इधर होना, यही है जीन, है ना। इट इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। बस कहानी खत्म, इसको पढ़ा हुआ है। जीन रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा होता था। चौथा क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये खतरनाक होता है, ये क्या होता है, खतरनाक होता है बहुत। मेन कॉज, मतलब इसका भी योगदान है। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब होता है जीन पूल जो है, जीन पूल बताए थे ना, हार्डी वेनबर्न बोला था वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये जीन पूल का जो फ्रीक्वेंसी है उसी में ये चेंज ले आता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या लिखेंगे, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन जीन पूल। जीन पूल में ही क्या हो जाए, चेंज हो जाए। बट जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, यह स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। किसमें होता है, इट ऑकर्स इन स्मॉल पॉपुलेशन। अब देखो फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज करते रहोगे तो एक समय क्या होता है कि स्पेसीज ही चेंज हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है फाउंडर इफेक्ट। एनसीईआरटी में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, फाउंडर इफेक्ट। लगातार जेनेटिक ड्रिफ्ट होने से स्पेसीज चेंज हो जाता है, न्यू स्पेसीज निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फाउंडर इफेक्ट। टू कंटिन्यू genetic drift, to continue genetic drift, species may change. This effect is called, this effect is called founder effect, है ना।
तो 4 हम लोग पढ़ लिए। देखो नेचुरल सिलेक्शन फिर आया ना, तो वह 3 टाइप से होता है, उसको समझाने के लिए समय चाहिए। तो ये 4 तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका कब होगा जी? फ्राइडे। आपका एग्जाम है तो कल पढ़ सकते हो, पढ़ लोगे ना? ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा कल। हाँ ये चैप्टर हो जाए, थोड़ा सा भी है बस ह्यूमन, बस वही टाइम में आ जाना है। तो कल होगा 1:30 से 3 बजे क्लास, ठीक है? एवोल्यूशन खत्म हो जाएगा।